सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर सुमन सिंह आप लोगों से बात कर रही हूँ। संसाधन भूगोल में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संसाधन भूगोल का अध्ययन किन किन उपागमों के तहत किया जाता है इसके बारे में बताया था, और आज मैं आपको बताती हूँ कि संसाधन भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ किस तरह से संबंध होता है। तो संसाधन भूगोल को जितने भी हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं उनसे हमारा संसाधन भूगोल संबंधित होता है। तो संसाधन भूगोल में हम अधिकांश विज्ञानों से संबंध देखते हैं जो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन करते हैं। संसाधन नियोजन के अंतर इन विद्वानों ने आवश्यकता अनुसार विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है, और संसाधन भूगोल का घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित विज्ञानों से दृष्टिगत होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र की। मनुष्य ने वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके किस किस प्रदेश में कौन कौन से आर्थिक व्यवसाय अपनाए हैं, इन बातों का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत होता है। तो कृषि, पशुचारण, वन उद्योग, खनिज उद्योग, निर्माण उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, ये सारे के सारे जो अध्ययन हैं वो संसाधन भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों से संबंधित हैं। यानी संसाधन भूगोल को हम अर्थशास्त्र से अलग करके नहीं पढ़ सकते, इन दोनों विषयों का आपस में गहरा संबंध है। दूसरी बात करते हैं हम संसाधन भूगोल और सांख्यिकी की। तो संसाधन भूगोल में विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण के संसाधनों की मात्राओं का मापन, सांस्कृतिक तथ्यों का मापन करते समय सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। यानी आंकड़े, कहीं भी कितना वितरण है, कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, कितना उपभोग में आ रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, इन सब की गणना सांख्यिकी के दौरान की जाती है। और कितनी जनसंख्या है प्रदेशों में, उसकी वृद्धि किस दर से हो रही है, समानता कितनी है, वितरण कैसा है, जनशक्ति का अध्ययन भी सांख्यिकी के आधार पर ही होता है। क्योंकि जितने भी आंकड़े हम अपने निकालते हैं, चाहे वो संसाधन कोई सा भी हो, प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, तो सभी के आंकड़ों का अध्ययन सांख्यिकी के सहायता के बिना होना संभव नहीं है। तो संसाधन भूगोल और सांख्यिकीय का भी बहुत अधिक आपस में गहरा संबंध होता है। उसके बाद आपका संसाधन भूगोल और भौमिकी। संसाधन भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों में खनिज पदार्थों का विशेष स्थान है, और इसके अतिरिक्त कोई भी प्रदेश हो, जैसे खनिज के अलावा कोई भी प्रदेश हो, तो भूमि संसाधन जैसे पर्वत, मैदान, घाटियाँ, पठार, इन सब संसाधनों के उपयोग एवं मानव से आपस में गहरा संबंध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जो भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का उपयोग जब हम करते हैं तो वो हमारी भूमिकी के अंतर्गत आता है। कि जितना भी संसाधन हमें भूमि के रूप में उपलब्ध है, उसी के आधार पर हमारा आर्थिक विकास होता है। वही संसाधनों का उपयोग करके हम अपना विकास करते हैं। तो संसाधन भूगोल का भौमिकी से भी घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करते हैं संसाधन भूगोल और सैन्य विज्ञान। अब सैन्य विज्ञान में आप सोचोगे कि विभिन्न राष्ट्रों में जो भौगोलिक संसाधनों का अध्ययन सैन्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी विभिन्न राष्ट्रों की जनशक्ति, सैन्य उपकरण, निर्माण में खनिजों, यंत्रों एवं उद्योगों का विकास, भूमि संसाधनों की विभिन्नताएं, है ना, इनका ज्ञान सैनिकों को कराया जाता है। और सैनिकों को जितना भी अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो उन्हें जानकारी चाहिए होती है, वो भी आपको दिलवाई जाती है। तो ये संसाधन भूगोल के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता और उसकी सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं पर सैन्य विज्ञान के द्वारा ही हम संसाधन भूगोल को पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों का भी घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद संसाधन भूगोल और मृदा विज्ञान। अब ये तो आप लोगों को बच्चों पता ही है कि कृषि हो या मानव हो या कोई भी जीव जंतु हो,
सभी का संबंध मिट्टी से अवश्य है। मिट्टी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो पशु हो, जानवर हो या फिर मनुष्य हो। तो विश्व के सभी मनुष्यों को भोजन मिट्टी से प्राप्त होता है और मनुष्य या तो शाकाहारी हैं और या तो मांसाहारी हैं। शाकाहारी जो हैं उनको सारा जो उत्पादन है वो मृदा से प्राप्त होता है और मांसाहारी जो हैं उनको मांस जिन जानवरों का प्राप्त होता है वो जानवर भी मृदा पर उत्पन्न उपज पर निर्धारित होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित है। तो मनुष्य का भोजन जो होता है वो चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से ही मृदा से ही प्राप्त होता है। अब जो कम उपजाऊ क्षेत्र हैं उनमें खाद डालकर मनुष्य उसको अपने उपयोगी बनाता है, खेती की फसलों को हेरफेर करता है, मिट्टी के उपजाऊपन को कायम रखते हुए कृषि कार्य करता है। तो फसलों और जो मिट्टियों के आपस का सहसंबंध है वो यही है कि फसलें उतनी ही बोई जानी चाहिए जितनी मिट्टी के अंदर उत्पादकता है। अब अगर उत्पादकता घटती है तो आपको उसको पहले खाद डाल के या लगातार एक ही फसल लेने की बजाय विभिन्न तरह तरह की फसलें लगाकर उनको वापस से आपको फर्टाइल यानी आपको उत्पादक बनाना पड़ता है और उसके बाद ही मनुष्य के लिए वो मिट्टी उपयुक्त रहती है। वरना धीरे धीरे जैसे जैसे आप बिना खाद डाले उत्पादन लेते हैं तो धीरे धीरे वो मिट्टी बंजर बन जाती है और वो संसाधन के रूप से हटकर बेकार अनुपजाऊ भूमि के रूप में हो जाती है। तो मानव भूगोल संसाधन भूगोल और मृदा का आपस में बहुत अधिक गहरा संबंध है। मूल रूप से मृदा विज्ञान का ही एक विषय मान लीजिए संसाधन भूगोल को, क्योंकि मृदा एक संसाधन है। अब नंबर 6 पे आ जाते हैं, संसाधन भूगोल और पादप पारिस्थितिकी। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो वनस्पति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसके जीवन में, और वन संसाधनों से मकान बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, उद्योगों के लिए अनेक प्रकार की कच्चा माल, वनों के द्वारा बाढ़ों और मृदा अपरदन पर नियंत्रण, वनों और घास के मैदानों और अर्ध मरुस्थलों के द्वारा मनुष्य को बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मनुष्य से गहरा संबंध है। संसाधन भूगोल में भी वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। यानी हमारा जीवन, मानव वर्ग का जीवन वनस्पति पर एक तरह से निर्भर है। यदि लगातार जिस तरह से वनों का विनाश हो रहा है, जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, उसके लिए भी हमें ये पादप पारिस्थितिकी के साथ संसाधनों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। अब आता है संसाधन भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी, यानी मनुष्य का सबसे अधिक उपयोगी, स्वामी भक्त या जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता है वो संसाधन है पशु। मनुष्य और पशुओं का बहुत गहरा और आपसी संबंध है। पशुओं से मनुष्यों को दूध, मक्खन, अंडे, मांस, ऊन, चमड़ा, बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पशुओं को खेती करने के काम में लेते हैं, सामान ढोने के काम में लेते हैं, यात्रा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे कि पालतू पशु जो हम पालते हैं उसमें कुछ जैसे कुत्ते, घोड़े, ये बहुत ऐसे पशु होते हैं जो मालिक के प्रति वफादार होते हैं। फिर हमारे जो उत्सव और त्यौहार हैं उनमें पशु बलि को भी बहुत महत्व दिया जाता है। तो मानव सभ्यता और आदिकाल से मनुष्य और पशुओं का साथ रहा है। तो मनुष्य का जो विकास है वो पशु संसाधन के बिना हम आगे उसके बिना नहीं बढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मनुष्य के विकास में पशुओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्राणी पारिस्थितिकी से संसाधन भूगोल का बहुत अधिक गहरा संबंध होता है। अब नंबर 8 पर आते हैं कि संसाधन भूगोल और जल तथा समुद्र विज्ञान। जल ही जीवन है,
ये तो हमेशा ही हम कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले तो जल मनुष्य को चाहिए पीने के लिए, उसके जीवन के लिए ही जल बहुत अधिक आवश्यकता है। उसके बाद उसे अपनी कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी चाहिए, मछली पालन के लिए चाहिए, नौ परिवहन के लिए चाहिए। यानी जल के बिना मानव का जीवन और विकास दोनों ही संभव नहीं है। प्राचीन काल में मानव सभ्यता का विकास यदि देखा जाए तो नदियों के किनारे किनारे हुआ, और उसका कारण जल की उपलब्धता ही थी, क्योंकि पानी जब आपको आसानी से उपलब्ध हो गया तो आपके कृषि कार्य शुरू हो गए, और जब आपके कृषि कार्य शुरू हो गए तो मनुष्य के विकास में शुरुआत जो है वो कृषि विकास से ही हुई थी। सबसे पहले मनुष्य ने कृषि उपजों का उत्पादन ही करना शुरू किया था। तो इसमें आपका संसाधन भूगोल से आपका सबसे जो महत्वपूर्ण संबंध होता है वो जल विज्ञान से होता है। समुद्र तटों और बंदरगाहों को उन्होंने आने जाने वाले परिवहन के लिए उपयोग लिया, मछली पालने के लिए उपयोग में लिया, और व्यापार के लिए समुद्र हमारे काम आते हैं। और अब तो एक समुद्री परिवहन जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन प्रत्येक क्षेत्र के लिए बन गया है कि जिन भी एरियाज़ के तट कटे फटे और समुद्र के बेड़े बनाने योग्य हैं, जहाँ जहाज बड़े बड़े खड़े हो सकते हैं, उन एरियाज़ में समुद्री नौ परिवहन के द्वारा बहुत सारा आर्थिक विकास उन क्षेत्रों का किया जाता है। तो संसाधन भूगोल का संबंध बंदरगाहों, ज्वार भाटे, समुद्री धाराओं इत्यादि से घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। संसाधन भूगोल और कृषि विज्ञान, ये हमारा नवा तत्व है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत मृदा संसाधन के उपयोग में कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलों के उत्पादन के अनुकूलतम दशाओं, कृषि में विशेषताएं, कृषि के लिए मृदा को उर्वर बनाए रखना, नई तकनीकों का और विभिन्न कृषि प्रदेशों का अध्ययन कृषि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आज भी यदि वर्तमान समय में भी हम देखें तो हमारे अधिकांशतः देशों की 50% तक जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों में लगी है। तो कृषि का देश के आर्थिक विकास में बहुत अधिक महत्व होता है, और जहाँ जहाँ कृषि बहुत संपन्न और बहुत अच्छे स्तर पर की जाती है या बहुत अधिक उत्पादन लेने वाली प्रवृत्ति के साथ की जाती है, तो वहाँ पर आप देखिए कि आर्थिक विकास जो है वो बहुत ऊपर है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बिना पानी और बिना मिट्टी के कृषि कार्य करने के उपयोग चल रहे हैं। लगातार हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा विधि आई है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे कृषि में बहुत सारी नई फसलों को, नई किस्मों को क्रिएट कर सकते हैं और आर्थिक आधार पर भी बहुत अधिक संपन्न हो सकते हैं। वर्षा के पानी को एकत्रित करके ही हम कृषि कार्य वर्ष भर कर सकते हैं और उसके लिए हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप देखेंगे तो विश्व में इज़राइल जो है वो इस तरह की कृषि के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है और विश्व में कृषि के आधार पर ही इज़राइल अब अपनी नई पहचान बना रहा है। तो संसाधन भूगोल में कृषि के विज्ञान को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। 10वें पॉइंट पे आते हैं कि संसाधन भूगोल और धात्विकी एवं अभियांत्रिकी, यानी धातु और आपका वैज्ञानिक विकास। तो जैसे ही हमें संसाधनों में खनिज का पता लगा और जब खनिज संसाधन धात्वीय खनिजों के रूप में हमारे सामने जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, इस तरह के जो संसाधन थे उनका उपयोग हमें समझ में आया, धातु पर आधारित निर्माण उद्योग लगने लगे, तब हमें धात्विकी से संसाधन का संबंध हो गया और विभिन्न तरह के पदार्थों की प्राप्ति जो थी वो आपको इस धात्विकी के आधार पर अध्ययन के लिए प्राप्त हो गई। जैसे आप खनिज तेल शोधन हो, जल विद्युत उत्पादन की क्रिया हो,
तकनीकी विकास हो, विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के प्रयोग एवं तैयार माल के उत्पादन आदि का संबंध हो, तो वो हमारे इंजीनियरिंग और अभियांत्रिकी से है। और इनको धात्विकी और अभियांत्रिकी का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि धातुओं का पता लगने के पश्चात ही तकनीकी विकास बहुत तीव्र गति से हुआ और तकनीकी विकास में हमने निर्माण उद्योगों को जो स्थापित किया, विश्व में ही विकास की जो एक क्या बोलेंगे उसको, आंधी आई, एक विश्वीकरण हुआ, पूरे विश्व में प्रत्येक क्षेत्र विकसित हुआ। जैसे कि प्राचीन समय में हम पशुओं पर आधारित थे, गाड़ियों से इधर उधर जाने में हम पशु गाड़ी लेकर जाया करते थे, फिर सड़कें बनी, परिवहन के साधन बने, उनमें धातु और अभियांत्रिकी दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। फिर आपके जब परिवहन के साधन उपलब्ध हो गए, तब आपके जो दूरियां थी वो कम हो गई। फिर धीरे धीरे जब आपके वायु मार्ग द्वारा भी आप लोगों ने जाना आना शुरू किया, तो आपकी विश्व की दूरियां कम हो गई। तो विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका तकनीकी विकास रहा कि जिन जिन क्षेत्रों में तकनीकी विकास जितना तीव्रता से हुआ, उतनी ही तीव्रता से उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास दिखने लगा। इसीलिए विश्व में 3 कैटेगरी में हम देशों को बांटते हैं। एक हमारे विकसित राष्ट्र हैं, जहाँ प्रत्येक सुविधा मानव को उपलब्ध है और वहाँ तकनीकी विकास पूर्णतया हो चुका है। एक विकासशील राष्ट्र हैं, जहाँ तकनीकी विकास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अविकसित से विकासशील और विकासशील से विकसित अवस्था में जाने की ओर वो सारे राष्ट्र अग्रसर हैं। उसमें भारत भी एक राष्ट्र है। फिर उसके बाद कुछ अविकसित राष्ट्र भी हैं, जहां अभी विकास की प्रक्रिया बहुत धीमी है, पर धीरे धीरे वो भी विश्व के मापदंडों पर आ जाएंगे और धीरे धीरे उनको भी विकास यानी कल्याणपरक उपागम के तहत उनका भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब लगातार उन क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिक विकास का उपक्रम किए जा रहे हैं और वहाँ भी अध्ययन को जो है वो बहुत महत्व देते हुए उन क्षेत्रों के भी विकास को महत्व दिया जा रहा है। अब आप एक ये चित्र मैंने यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। इस चित्र को आप देखेंगे तो इसमें आपका सभी विज्ञानों के नाम देते हुए बीच में आपको भूगोल संसाधन भूगोल से इसको जोड़ दिया गया है। तो आप लोग इसको देख लें और इसमें यदि कोई आपको समस्या हो तो जैसे ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, आपको वहाँ ये लिंक वीडियो का और प्लस आपके PDF का दोनों का मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से अपना पढ़ सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो महाविद्यालय के आकर जिस दिन खुल जाएगा ये आपके महाविद्यालय का, उस दिन आप आके हमसे बात कर सकते हैं। और जब तक कोरोना पीरियड के तहत ये आपके महाविद्यालय अभी नहीं खुल रहे हैं तो आप फ़ोन पर भी हम लोगों से पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं। तो अब आप इसको ध्यान से पढ़ लें और इसमें यदि कोई समस्या है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।